दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने में मोहम्मद गोरी का अंतिम बार भारत अभियान का महत्व काफ़ी रहा है। मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध युद्ध जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेजा। उसी के कुछ समय बाद गजनी लौटते वक्त उसकी हत्या हो गई और मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत को अपना प्रथम वंश इस प्रकार मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सार्थक क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश के शासकों को समय काल को जानेंगे। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहला वंश जो था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का समय काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था और गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबी वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित था वो स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पे बैठता है और 1210 तक वो शासन किया और पोलो खेलते वक्त जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह 1210 में गद्दी पे बैठता है। एक अयोग्य शासक होने के चलते तुर्क अमीर जो हैं इसको हटाकर इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं आने के लिए। इल्तुतमिश उस समय कन्नौज का गवर्नर था, तो कन्नौज से वो दिल्ली की तरफ कूच करके जूट के पास युद्ध लड़ता है उससे और आराम शाह को युद्ध में हराकर अपने दिल्ली सल्तनत का महाराज बनता है, राजा बनता है, शासक बनता है। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं तो ये इलवरी तुर्क था और ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और शमसी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतर्गत इसी के समय हुई। ये शमसी से संबंधित था और इसकी मृत्यु बमियान अभियान के दौरान तबीयत खराब होने के कारण हुई और अपने बाद इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर लेडीज़ होने के चलते तुर्क अमीरों ने रजिया को सुल्तान ना बना के इसके बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पे बैठा दिया। और रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है उसका बड़ा बेटा तो था, पर आलसी और समझ लीजिए शासनकाल में थोड़ा सा भी नहीं लेता था और रुचि। उसके समय में उसकी माँ तुर्कान ही छाई रही और तुर्क अमीरों को ये भी बात नागवार गुजरी, तो फिर उन्होंने रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया पहली सुल्तान वर्ल्ड की समझ लीजिए पहली शासिका भी माना जाता है रजिया को, और रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। तो रजिया तुर्क अमीरों की मदद से गद्दी पर बैठी, मगर जल्द ही उसका व्यवहार जो है तुर्क अमीरों की नज़र में खटकने लगा। वो पुरुषों की तरह वेशभूषा धारण करने लगी, इसके कारण वो सब उसके विरुद्ध हो गए और तुर्क अमीर ही इसके खिलाफ षड्यंत्र करके अल्तुनिया को दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए चढ़ाया। और अल्तुनिया से युद्ध में जब रजिया को लगा कि मैं हार रही हूँ, तो रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली। सोची फिर दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। अल्तुनिया से शादी करके वो कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन तुर्क अमीरों ने अल्तुनिया को उसी समय मार दिया और रजिया की हत्या कैथल में डाकुओं ने कर दी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश का तीसरा बेटा जो था मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है 1242 से 1246 तक गद्दी पे बैठा। शासनकाल इसके समय में भी तुर्क अमीरों का ही प्रभाव ज़्यादा रहा और उसके बाद इसमें गलत टाइप हो गया है। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है 1240 से 1242 के बीच में शासन किया था और अलाउद्दीन मसूद शाह जो है
1242 से 1246 तक शासन किया। और ये जो इल्तुतमिश का पौत्र था और रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था उसका पुत्र था। फिर बाद में इसकी हत्या करवा के नसरुद्दीन महमूद जो है तुर्क अमीरों की मदद से गद्दी पे बैठा। और इसके समय में बलवन का काफ़ी प्रभाव रहा। इसने पूरा अपना राजपाट समझ लीजिए तो बलवन के हाथ में ही सौंप दिया था। ये नाम मात्र का राजा था। 1245 तक 1265 तक ये शासन किया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका कोई पुत्र नहीं था। और चूँकि बलवन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से किया था तो उसका अपने आप को उसका उत्तराधिकारी दिखाकर गद्दी पे बैठता है बलवन। और बलवन जब गद्दी पे बैठता है तो बलवनी गुलाम वंश के अंतर्गत बलवनी वंश का शुरुआत होती है 1286 से। इसमें गलत टाइपिंग हुई। 1265 से 1287 तक जो है बलवन गद्दी पे बैठता है। और बलवन माना जाता है गुलाम वंश का सबसे मजबूत शासक भी रहा। और लव रक्त की नीति कठोर नीतियों के चलते इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार भी दिया। लेकिन अंत समय में जब ये बीमार हुआ तो इसका जो कोई पुत्र जो था नहीं था। तो उसके चलते इसने क्या किया कि अपने पौत्र को कैकुआबाद को गद्दी पे बैठाया। वो 17 वर्ष का था। बाद में उसकी भी हत्या होती है और शमसुद्दीन जो 3 वर्ष का था उसको गद्दी पे बैठाया गया। और फिर शमसुद्दीन की हत्या करके जो है खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 में। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा। जलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया। इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण करके वहाँ से धन लूटा था। और जब वो कड़ा के पास अलाउद्दीन खिलजी को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा था इस युद्ध जीतने के लिए, तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने छल से इसको मार दिया कड़ा में। कड़ा जो है इलाहाबाद के पास है। और अलाउद्दीन खिलजी फिर गद्दी पे बैठा 1296 में 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी काफूर खां इसका सेनापति था दक्षिण अभियान के लिए और इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। लेकिन अंतिम समय में जब ये बीमार हुआ माना जाता है कि काफूर खान ही जो है इसको जहर देके मार दिया है अंतिम समय में। और शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पे बैठाया। शहाबुद्दीन उमर जो था उसने नकली प्रमाण दिखा के कि उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ही अपना बनाया है, उसको दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा दिया। और देवगिरी की रामचंद्र जो थे उनकी पुत्री से स्वयं एक हिजड़ा था लेकिन उससे अपना विवाह करके उसी का पुत्र था शहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पे बैठाया था। और ये ज़्यादा दिन चला नहीं, 35-36 दिन में ही जो था कि काफूर खां की हत्या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने करके अपने आप को गद्दी पे बैठाया। और 1316 से 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पे बना रहा। उसके बाद उसकी हत्या नसरुद्दीन खुसरो शाह ने करके दिल्ली पर शासन किया। और कुछ ही समय बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा और तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उसके पुत्र जौना खां ने तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में को गिरा के उसको मार डाला और उसके बाद अपने गद्दी पे बैठा।
इस और अपने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा जौना खां। इसी ने जौनपुर की स्थापना की है। और 1325 1351 तक ये शासन किया। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है, ये तुगलक वंश का एक तरह से माने तो सबसे समझदार राजा था, शासक था। 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका कोई भी उत्तराधिकारी इस शासन या गद्दी को संभालने लायक नहीं था। और यही करते करते 1388 से 1414 के बीच में कई शासक आए। बाद में जो था खिज्र खां ने तैमूर का उत्तराधिकारी भी माना जाता है इसको। इसने 1314 में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां 1314 से 1321 तक गद्दी पे बैठा। उसके बाद उसका पुत्र 1421 से 1434 तक उसके हत्या करके मोहम्मद शाह जो है 1434 तक 1443 तक गद्दी पे बैठा। ये इसका भतीजा था मोहम्मद शाह मुबारक शाह का। इस समय अमीरों का जो था, तुर्क अमीरों का प्रभाव काफ़ी था। कुछ राजवंश जैसे इल्तुतमिश के समय में तुर्क अमीरों का प्रभाव कम हुआ था। फिर बलबन के समय में कम हुआ था। फिर मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के समय में कम हुआ था। ऐसे ही कुछ कुछ शासकों के समय में कम हुआ। फिर उसके बाद तुर्क अमीरों का दिल्ली सल्तनत पे काफ़ी प्रभाव रहा। मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह अपने वंश का सबसे अयोग्य शासक रहा। 1445 से 1451 तक इसने शासन किया। फिर उसके बाद इसकी हत्या करके लाहौर के गवर्नर हामिद खां के आमंत्रण पर दिल्ली बहलोल लोदी को बुलाया गया। बहलोल लोदी को देख के ये आलम शाह भाग गया और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पे अपने वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोदी जो है 1489 से 1517 तक शासन किया। फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर मुगल काल की स्थापना की। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मुगल के बारे में ऐसे ही संक्षिप्त वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जिसमें मुगलों के जो शासक रहे उनका समय काल क्या रहा उसके बारे में वर्णन रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।